हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। गाइस सबसे पहले हमारे लिए ये जानना जरूरी है, कोई भी जेनेटिक या एक्वायर्ड डिसऑर्डर नहीं है। इट इज़ जस्ट अ साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन ट्रीटमेंट। हेपेरिन ट्रीटमेंट, यस, हम हेपेरिन को किसी पर्सन में किस ट्रीटमेंट में देते थे, सबसे पहले आपको ये जानना जरूरी है। यस डेफिनेटली, हेपेरिन को हम एंटी कोगुलेंट की तरह यूज़ करते हैं। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब किसी पर्सन में हमें थ्रोम्बोसिस देखने को मिलती है, थ्रोम्बोसिस हुई है, एथेरोस्क्लेरोटिक प्लग फॉर्म हुआ है किसी पर्सन में, पॉलीसाइथेमिया वेरा की कंडीशन है, थ्रोम्बोसिस फॉर्म हो गई किसी पर्सन में, हाइपर कोगुलेबिलिटी डिसऑर्डर्स है किसी पर्सन में, बहुत सारा कोगुलेशन हो रहा है, क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा है, तो हमें एंटी कोगुलेंट यूज़ करना होगा इनके ट्रीटमेंट में। और इनके ट्रीटमेंट के लिए हम एंटी कोगुलेंट यूज़ करते हैं हेपेरिन, ताकि इन पर्सनस में और क्लॉट फॉर्मेशन ना हो और कोगुलेशन ना हो, उसको स्टॉप करना है। बट इस हेपेरिन का साइड इफेक्ट ये है कि ये हेपेरिन थ्रोम्बोसाइटोपिनिया कॉज कर रहा है, प्लेटलेट का काउंट डिक्रीज कर रहा है इन पेशेंट्स में, और साथ में इन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसिस भी कॉज कर रहा है। हमने हेपेरिन क्यों यूज़ करा था? थ्रोम्बोसिस को प्रिवेंट करने के लिए। बट इसका अब हमें साइड इफेक्ट ये देखने को मिल रहा है कि पर्सन में थ्रोम्बोसिस और इंक्रीज हो गई है। चलिए क्यों हो गया ऐसा देखते हैं। सो हेपेरिन इंड्यूस थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, सबसे पहले हमने ये देखना होगा कि जो हम हेपेरिन पर्सन की बॉडी में गया है तो वो किससे रिएक्ट कर रहा है। सबसे पहले तो हेपेरिन सबसे पहले रिएक्ट करता है प्लेटलेट फैक्टर 4 से। अभी प्लेटलेट फैक्टर 4 क्या है देखिए, हमने जब प्लेटलेट पढ़ा था, ये देखिए हमने जब ये प्लेटलेट को पढ़ा था तो हमने प्लेटलेट में देखा था कि प्लेटलेट के स्ट्रक्चर में दो ग्रेनुल्स प्रेजेंट होते हैं, अल्फा और डेंस ग्रेनुल्स। आपको याद होगा अल्फा ग्रेनुल्स बहुत सारे फैक्टर्स रिलीज करता है, डेंस ग्रेनुल्स भी रिलीज करता है। हमने अल्फा ग्रेनुल्स के एक कंपोनेंट देखा था जो वो रिलीज करता है प्लेटलेट फैक्टर 4, और हमने यहाँ पे मेंशन भी करा था इट इज एन हेपेरिन बाइंडिंग कीमोकाइन। हेपेरिन बाइंडिंग कीमोकाइन है। अब आप समझ गए कि हेपेरिन से ये प्लेटलेट फैक्टर 4 बाउंड करेगा। और हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि प्लेटलेट से प्लेटलेट फैक्टर 4 कब रिलीज होते हैं, जब प्लेटलेट एक्टिवेटेड फॉर्म में होती है। और हेपेरिन तभी दे रहे पेशेंट्स में क्योंकि उनकी बॉडी में बहुत ज़्यादा कोगुलेशन हो रहा है, इसलिए हम एंटी कोगुलेंट दे रहे हैं। और उन्हीं पेशेंट की बॉडी में बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में प्लेटलेट एक्टिवेटेड फॉर्म में, और वो प्लेटलेट फैक्टर 4 भी रिलीज़ करती है। हेपेरिन उन प्लेटलेट फैक्टर 4 से बाउंड करता है और एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिस कॉम्प्लेक्स को हम बोलते हैं प्लेटलेट फैक्टर 4 हेपेरिन कॉम्प्लेक्स। अब ये कॉम्प्लेक्स हमारे बी सेल के लिए एंटीजन की तरह वर्क करता है। हम अच्छी तरीके से जानते हैं हमारी बॉडी में फॉरेन एंटीजन कोई भी आते हैं, माइक्रोब्स बैक्टीरिया फॉरेन एंटीजन कोई भी आते हैं, हमारी बॉडी के बी सेल्स उनके अगेंस्ट में एंटीबॉडी फॉर्म करते हैं। वही चीज़ यहाँ होने वाली है। दिस कॉम्प्लेक्स ट्रिगर्स रिलीज ऑफ इम्यूनोग्लोबिन जी फ्रॉम द बी सेल। बी सेल बहुत सारे आईजीजी का प्रोडक्शन करते हैं, एंड फाइनली हमें पता है एंटीजन एंटीबॉडी इंट्रैक्शन होगा। एंटीजन कौन है? ये कॉम्प्लेक्स। एंटीबॉडी कौन है? आईजीजी। इनका इंट्रैक्शन हुआ। अब हम अच्छी तरीके से ये भी जानते हैं कि एंटीजन एंटीबॉडी जब भी इंट्रैक्शन होगा इसको डिटेक्ट करेंगे मैक्रोफेजेस, और मैक्रोफेजेस इनका डिस्ट्रक्शन कर देंगे। बट गाइस रुकिए, यहाँ मैक्रोफेज इनका डिस्ट्रक्शन करे उसके पहले इन्होंने बहुत ही बेकार वाला काम किया है। इन्होंने क्या किया, हमारी बॉडी में प्रेजेंट जो प्लेटलेट्स है ना, नॉर्मल प्लेटलेट्स, उनसे जाके ये बाउंड हो गए। अब क्या होगा? अब सिंपल, मैक्रोफेजेस इस पूरे कॉम्प्लेक्स को डिटेक्ट करेगा और वो बॉडी के हमारे जो नॉर्मल प्लेटलेट्स हैं उनको भी डिस्ट्रक्ट कर देगा, उनका भी डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। तो इस वजह से इन पेशेंट्स में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। अगर ये एंटीजन एंटीबॉडी डायरेक्टली मैक्रोफेजेस इनको डिटेक्ट करके डिस्ट्रक्ट कर देते ना, तो इतना सब कंडीशन नहीं होती, पेशेंट में प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन नहीं होता। बट यहाँ पर इस एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स ने थ्रू द एफसी रिसेप्टर प्लेटलेट से बाउंडिंग करी, और ये जब प्लेटलेट मूव करेगा स्प्लीन के थ्रू तो स्प्लीन में प्रेजेंट मैक्रोफेजेस इनका डिस्ट्रक्शन करती हैं, जिसकी वजह से पर्सन में हमें थ्रोम्बोसाइटोपिनिया दिखेगा, क्योंकि प्लेटलेट काउंट उस पर्सन में कम हो गया है। अब हमें समझ में आ गया हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया, इट इज़ एन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन ट्रीटमेंट। हमने पेशेंट में क्यों दिया था? ताकि उनमें एंटी कोगुलेशन इफेक्ट शो हो, बट उसने तो बहुत सारे प्लेटलेट का काउंट नंबर ही कम कर दिया, और साथ ही साथ पेशेंट में वो थ्रोम्बोसिस भी कॉज करता है। हमने एंटी कोगुलेंट की तरह हेपेरिन को दिया था, बट उसने तो कोगुलेशन वाला इफेक्ट शो कर दिया, थ्रोम्बोसिस। ये कैसे करा? देखिए
इसकी स्टोरी भी यहीं से लिंक है। कैसे? जब एक्टिवेटेड प्लेटलेट और इस कॉम्प्लेक्स का डिस्ट्रक्शन हुआ थ्रू द स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस, तो पता है ये स्प्लिनिक मैक्रोफेजेस को बहुत सारे माइक्रो पार्टिकल में इनका कन्वर्जन हुआ। अब ये जो माइक्रो पार्टिकल्स है वो हमारी ब्लड में प्रेजेंट नॉर्मल इनएक्टिवेटेड प्लेटलेट्स को एक्टिवेट कर देंगे। नॉर्मली हमारी ब्लड में प्लेटलेट्स प्रेजेंट है, प्लेटलेट से कुछ प्लेटलेट से इनने बाइंड करा जिनका तो डिस्ट्रक्शन हो गया, और जो बच गई प्लेटलेट उनसे इन माइक्रो पार्टिकल्स ने बाइंडिंग करी और उनको एक्टिवेट कर दिया। और हम अगली स्टोरी अच्छे से जानते हैं कि जब भी प्लेटलेट का एक्टिवेशन होगा उनका अडेशन और एग्रीगेशन होगा, और ज़्यादा अमाउंट में अगर प्लेटलेट एग्रीगेशन होगा तो उस कंडीशन को हम थ्रोम्बोसिस बोलते हैं। सो इट इज़ एन साइड इफेक्ट ऑफ हेपेरिन ट्रीटमेंट। दिस इज ऑल अबाउट हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। जो भी हमने यहाँ पे स्टोरी में देखा वो मैंने यहाँ मेंशन करा है। प्लेटलेट डिस्ट्रक्शन डेट अराइजेस सेकेंडरी टू द हेपेरिन थेरेपी। हमने किसी पेशेंट में हेपेरिन दिया था उसको ट्रीट करने के लिए, बट उसकी बॉडी में प्लेटलेट का डिस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। फ्रेगमेंट्स ऑफ द डिस्ट्रॉयड प्लेटलेट्स में एक्टिवेट रिमेनिंग प्लेटलेट्स लीडिंग टू द थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस का कॉज यहाँ से अराइज हुआ। माइक्रो पार्टिकल्स ने प्लेटलेट्स को एक्टिवेट करा, प्लेटलेट्स का एग्रीगेशन हुआ और पर्सन की बॉडी में थ्रोम्बोसिस कॉज हो गया। दिस इज ऑल अबाउट हेपेरिन इंड्यूस्ड थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, देन आपको इसका एक्सप्लेनेशन देखना है। Which of the following statement are correct about treatment in chronic immune thrombocytopenic purpura? हम ट्रीटमेंट करने वाले हैं क्रोनिक इम्यून थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पर्प्यूरा के पेशेंट्स में। जनरली एडल्ट्स में हमें ये क्रोनिक फॉर्म देखा जाता है। ऑप्शन ए दिया है मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स रिस्पॉन्स टू द इम्यूनोसप्रेसिव डोसेज ऑफ ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, सही बात है। ऑप्शन बी रिलैप्स इज रेयर, जो कि गलत है। रिलैप्स हमें जनरली देखा जाता है, रिलैप्स इज नॉट रेयर, सो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी स्प्लेनेक्टोमी इज अ ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस फॉर रिलैप्स, यस दिस इज ट्रू। ऑप्शन डी माइनॉरिटी ऑफ पेशेंट्स हैव रिफ्रैक्टरी फॉर्म ऑफ ITP एंड डिफिकल्ट टू ट्रीट, दिस इज ऑल्सो ट्रू। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, जिसमें दिया गया है ऑप्शन A, C एंड D आर ट्रू। ऑप्शन बी रिलैप्स इज रेयर हमने क्यों गलत माना? क्योंकि रिलैप्स जनरली देखा जाता है। सो हमारे ऑप्शंस A, C एंड D सही है, जो कि ऑप्शन बी में आते हैं।